डिटर्मिनेंट और एक बड़ी सी डिटर्मिनेंट हमको गिवन है। एक डिटर्मिनेंट हमको गिवन है जिसकी पहली रो में जो है सब में 1 प्लस एक्स है। सभी में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सब में 1 प्लस एक्स आ रहा है। बस पावर्स जो है जैसे 1 2 3 4 पावर होती है, वैसे यहाँ पे पावर ना लेके इन्होंने कुछ कांस्टेंट का यूज़ किया, जैसे a1 b1 a2 b2 a3 b3 ऐसे करके इन्होंने कांस्टेंट का यूज़ कर लिया है पावर में। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये पावर ही है और ये सारे कांस्टेंट ही है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स की होल पावर a1 b1, तो a1 b1 जो है वो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू देने वाला है, और 1 प्लस एक्स जो है वो वेरिएबल है a1 b2, 1 प्लस एक्स की होल पावर a1 और b3। और दूसरे में फिर यही है 1 प्लस एक्स की होल पावर a2 b1, 1 प्लस एक्स की होल पावर a2 b2 और 1 प्लस एक्स की होल पावर a2 b3। सिमिलरली 1 प्लस एक्स की होल पावर a3 b1, 1 प्लस एक्स की होल पावर a3 b2 और 1 प्लस एक्स की होल पावर a3 b3। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सारी बातें की थी, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कोई भी डिटर्मिनेंट अगर हमको दिया हुआ है और अगर हमसे बोला गया है कि भाई डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट टर्म बताओ, तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, जब भी हमको कांस्टेंट टर्म निकालना हो, हाँ, तो कांस्टेंट टर्म में जैसे इसी क्वेश्चन में कहता कि कांस्टेंट टर्म बताओ, तो हम सीधे क्या पुट कर देते हैं, एक्स की जगह पे 0, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब है कि इसमें एक्स नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होने चाहिए। जैसे कोई क्वाड्रेटिक होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कांस्टेंट सी रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यानी एक्स की जगह पे 0। कांस्टेंट का मतलब है कि कांस्टेंट वैल्यू होगी तो एक्स वाला टर्म होगा, नहीं तो हमें एक्स की जगह पे 0। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट डिफ्रेंशिएट बिल्कुल सही है, एंड देन पुट एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमने दो बातें पिछली क्लास में की थी, और भी की थी। हाईएस्ट पावर के लिए हम पहले हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं और फिर x की जगह पे टेंडिंग टू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अभी हमारे काम के हैं, अभी तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही है। तो हम इसको जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने का मेथड भी आपको पता है। डिफ्रेंशिएट करने में क्या होता है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाता है, 3 नई डिटर्मिनेंट ये देने लगता है। फर्स्ट में हम फर्स्ट को, पहली रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सबको पता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। और ये जो है वो n का ही काम कर रहा है और ये जो है वो x का काम कर रहा है। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n को जब डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो n x की होल पावर n माइनस 1, तो a1 b1 माइनस 1। सेकेंड को आप करेंगे तो a1 b2 1 प्लस एक्स की होल पावर a1 b2 माइनस 1, और फिर 1 प्लस एक्स की होल पावर, और यहाँ पर a1 b3 आ जाएगा, a1 b3 और 1 प्लस एक्स की पावर a1 b3 माइनस 1। पहले फर्स्ट वाले को किया, फिर अब सेकेंड वाले को करेंगे। बाकी दोनों को एज इट इज़ रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसमें 3 डिटर्मिनेंट बनती है और ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, सीधे डिफ्रेंशिएट भी करते जाएंगे और x की जगह पे 0 भी रखते जाएंगे, तो वो बहुत छोटी डिटर्मिनेंट एक ही लाइन में आंसर दे देगी। लेकिन चूंकि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए हम पूरा पूरा एक एक लाइन लिख के दिखा रहे हैं, नहीं तो हम सीधे डिफ्रेंशिएट भी करते जाए और x की जगह पे 0 भी रखते जाए तो एक लाइन में सीधे छोटी सी डिटर्मिनेंट बन के आ जाएगी। सेकेंड में हम सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की होल पावर a1 b2। सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करना है, 1 प्लस एक्स की होल पावर a1 b3। तो सेकेंड को किया हमने तो a2 b1 1 प्लस एक्स की होल पावर a2 b1 माइनस 1, a2 b2 1 प्लस एक्स की होल पावर a2 b2 माइनस 1, a2 b3 1 प्लस एक्स की होल पावर a2 b3 और माइनस 1। और थर्ड को तो एज इट इज़ नोट कर देना, क्योंकि सेकेंड वाले में सिर्फ सेकेंड वाले को ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़ नोट कर दिया जाता है।
ठीक है, अब थर्ड वाली रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो थर्ड को करेंगे तो थर्ड वाले को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज़। तो फर्स्ट में है 1 + x की होल पावर a1 b1, 1 + x की होल पावर a1 b2 और 1 + x की होल पावर a1 b3। और सेकंड में सेकंड को भी छोड़ देना है हमको ऐसे ही, थर्ड को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है। तो 1 + x की होल पावर a2 b1, 1 + x की होल पावर a2 b2 और 1 + x की होल पावर a2 b3। थर्ड को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो a3 b1, 1 + x की होल पावर a3 b1 - 1, a3 b2, 1 + x की होल पावर a3 b2 - 1, बिल्कुल सही है। a3 b3, 1 + x की होल पावर a3 b3 - 1। अब ये लिखने में टाइम लग रहा है, नहीं तो हम सीधे अगर साथ में x की वैल्यू 0 भी पुट कर देते तो वो इजीली सॉल्व होके आ जाता, लेकिन हम एक एक लाइन दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी तीनों डिटरमिनेंट में x की जगह पे 0 रखेंगे और देखना कितना छोटा बनने वाला है। ये पावर आवर का तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 1 + 0 की होल पावर यानी 1 की पावर कुछ भी हो, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या बचेगा, a1 b1, यहाँ a1 b2 और यहाँ पर a1 b3 ये बचेगा, और यहाँ पर तो सीधे 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 1, देखो ये बच गया। और ये डिटर्मिनेंट में R2 और R3 आइडेंटिकल है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगी। सिमिलरली ऐसे ही दोनों बाकी भी बनने वाले हैं, साफ सुथरा हमें दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या बनेगा, 1 1 1, यहाँ पर a2 b1, a2 b2 और a2 b3 और 1 1 1, देखो R1 और R3 आइडेंटिकल हो गए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। 1 1 1 1 1 और 1, और यहाँ पर a3 b1, a3 b2 और a3 b3, तो इसमें R1 और R2 आइडेंटिकल हो गए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया कि उसने पूछा था कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये तो 0 था, तो कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू, यानी इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो कोई भी x का कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, तो आंसर हो गया हमारा 0। कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू 0 है। कोई प्रॉब्लम अभी भी किसी को उसमें? ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट अच्छे से समझ में आ गया अब हमको। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो जेई के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, सभी से रिलेटेड जितना भी हमने पढ़ा है उन सब से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चंस कुछ करेंगे, जो जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट रहे हैं, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन कुछ देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारा, if x y z are the integers, if x y z are the integers, x y z जो है वो इंटीजर्स हैं, आर इन ए पी, और ये ए पी में है, लाइंग बिटवीन 1 to 9, 1 से 9 के बीच में ये कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं, एंड x51 y41 z31 आर 3 डिजिट नंबर, ये जो है वो 3 डिजिट नंबर्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, ये डिटर्मिनेंट हमको गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है। और ये डिटर्मिनेंट क्या है लिख लेते हैं यहाँ पे, एक सॉरी 541, ये 5 है, 543 ऐसे है, और दूसरे में है x51 y41 z31 और x y और z, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है कि क्या होगा। ए ऑप्शन में दिया है x + y + z, बी ऑप्शन में है x - y + z, सी ऑप्शन में 0 और डी में है नन ऑफ दीज। तो जैसा कि मैंने बताया था कि
प्रीवियस ईयर के ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो है वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसका भी आंसर ज़ीरो ही होगा। लेकिन करेंगे कैसे, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आंसर ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब मैंने बताया कि वो क्या करते हैं कि आंसर को थोड़ा सा घुमा देते हैं, अब ज़ीरो नहीं रहता है। लेकिन ये पहले कभी का क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ज़ीरो। अब करेंगे कैसे, मेन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि एक्स वाई जेड तो जो है वो इंटीजर्स है, और इनकी वैल्यू 1 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है एक्स की वैल्यू 1 हो, वाई 2 हो, जेड 5 हो, वाई 5 हो, जेड 3 हो, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड की वैल्यू। और ये एक 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। एक्स 51 का मतलब हो सकता है इसकी वैल्यू 351 हो सकता है 451 हो सकता है 551 हो। वाई की जगह पे भी आप 1 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हो, 141, 241, 341। सिमिलरली जेड की वैल्यू भी ऐसी ही कुछ है। मतलब ये 3 डिजिट नंबर है। बचपन में हमने 3 डिजिट नंबर को एक्सपैंड करना सीखा था ना, वो अभी हमारे यहाँ पर काम आने वाला है कि 3 डिजिट नंबर को एक्सपैंड कैसे करते हैं। तो आपको याद होगा, मैं याद दिला देता हूँ आपको। अगर किसी भी 3 डिजिट नंबर को एक्सपैंड करना होता है, तो एक्स में हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का। 5 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का। और 1 इंटू 1, याद है ना, जैसे 125 लिखा है तो इसको क्या लिखते हो, 1 इंटू 100, 2 इंटू 10 और प्लस 5। वैसे ये भी है, 3 डिजिट नंबर है। तो एक्स 51 को ऐसे लिख सकते हैं, वाई 41 को भी ऐसे लिख सकते हैं, वाई इंटू 100, 4 इंटू 10 प्लस 1। और इसी तरीके से जेड 31 है, तो जेड इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 और प्लस 1। ये सारी वैल्यूज जो है हमारी एक्स वाई जेड की, इनको हम कहाँ पर पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स 51, वाई 41, जेड 31, यानी सेकेंड रो में यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यूज को। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला था 5, फिर 4 और फिर 3, ये डिटर्मिनेंट हमको गिवन है। और एक्स 51 की वैल्यू जो है वो एक्स इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 1 है, वाई इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 1 है, और जेड इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 1 है। और तीसरे में है एक्स वाई और जेड। अब आपको याद होगी इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में हमने सीखा था कि किसी भी रो को किसी भी रो से माइनस प्लस तो कर ही सकते हैं, और किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करके भी माइनस प्लस किया जा सकता है। जैसे अगर हम ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, तो x में किसका मल्टीप्लाई, 100 का। देखो यहाँ x है, इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ, 100 का। यहाँ भी सेकेंड थर्ड रो में y है, y में 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है। z में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 का। यानी कि ये जो थर्ड रो है हमारी, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 100 का। फिर उसके बाद अगर आप ऊपर वाली देखें तो 5 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 का। 4 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 का। 3 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 का। यानी कि जो सेकेंड हमारी जो फर्स्ट रो है, उसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 का। तो हम एक काम करते हैं कि R2 में, अब देखना ऑपरेशन कैसे करते हैं। R2 में हम क्या करने जा रहे हैं, R2 में हम माइनस करेंगे जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड रो है, उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। और फिर और माइनस करेंगे जो फर्स्ट रो है, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके, यानी कि 10R1। तो उससे देखो ये डिटर्मिनेंट काफ़ी छोटी होने वाली है। क्यों छोटी होने वाली है, देखिए, हाँ, नहीं नहीं, कैसे कॉमन हो सकता है, अगर सिर्फ x इंटू 100 होता, ये ना सब नहीं होते, 5 इंटू 10 और 1 ये नहीं होते, अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं होता, तब तो हम 100 कॉमन ले लेते। लेकिन इस पूरे के पूरे उसमें क्या कॉमन होगा, या तो हम पहले इसमें सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। सम प्रॉपर्टी याद होगी आपको कि इसको जो है 2 या 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लें फिर कॉमन ले लें, तो भी सही है, चलेगा। लेकिन डायरेक्ट हम 100 कॉमन नहीं ले सकते, जब तक कि हमारे पास 5 इंटू 10 और 4 इंटू 10 प्लस 1 ये सब है, तब तक नहीं ले सकते। हाँ, इसको सम प्रॉपर्टी से भी अभी मैं करके बता देता हूँ आपको। तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। और यहाँ पर जब आप R2 में माइनस करने वाले हैं, तो देखो क्या कट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे, 100x कट हो जाएगा, 5 इंटू 10 कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1, यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1 बचने वाला है। और यहाँ पर x y और यहाँ पर z।
ये बात समझ में आई? क्या हो गया, 100 R3 से 100 R3 यानी 100x 100y 100z कट हो गए, और 3 × 10 5 × 10 और 4 × 10 भी कट हो गया, तो तीनों में 1 1 1 आ गया। अब ऊपर एक एक्स वाई जेड में एक रिलेशन भी दिया हुआ था। एक एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन दिया था, कह रहा था कि एक्स वाई जेड इंटीजर्स है और आर इन ए पी, ये लिखा हुआ है कि ये ए पी में लाई कर रहा है। तो अगर ए पी में लाई करते हैं तो इसका मतलब हमें एक कंडीशन यहाँ पर और भी पता है, अगर एक्स वाई जेड ए पी में है तो इसका मतलब हमको एक आइडिया तो ये भी हो गया कि एक्स वाई जेड जो है वो ए पी में है, आर इन ए पी। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2i = z+x, यानी 2i जहाँ दिखेगा वहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, z+x। तो यहाँ पर 2i कहाँ पर है, यहाँ पर देखो z+x तो हम ला सकते हैं ना, यहाँ पे z+x कैसे z+x आ सकता है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमने C1 में क्या ऐड कर दिया, C1 में C1 + C3 ये ऐड कर देते हैं। तो क्या बनेगा, 5 और 3, 5 + 3 8, 1 और 1 2, और यहाँ x + z, और यहाँ आ जाएगा 4 1 और y, और यहाँ आ जाएगा 3 1 और z। ये बात क्लियर हो रही है? अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको और इसको, ये दोनों सेम है। अगर हम सेकेंड वाले कॉलम में, ये जो सेकेंड कॉलम C2 है, इसमें अगर मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, और C1 से माइनस कर दूँ, क्या करूँ, C1 में C1 - 2C2 कर दूँ, C1 में C1 - 2C2। तो C1 में C1 - 2C2 करेंगे तो 8 माइनस कितना हो जाएगा, 8, 2 - 2 हो जाएगा, और x + z - 2i हो जाएगा, और ये 4 1 y, और 3 1 और ये z। तो देखो x + z और 2i, ये 8 और 8 0, 2 और 2 0, और x + z और 2i भी कट हो जाएंगे। तो एक पूरी की पूरी जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 1 y और 3 1 और z। तो अगर पूरा का पूरा कॉलम ही 0 हो गया तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो हमारी 0 होगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? सम, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन 3 जो है डिटर्मिनेंट में ये ब्रेक होगा और उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। यही तो बनेगी लास्ट में, यही डिटर्मिनेंट बनेगी डायरेक्ट, मतलब कैसे, यही डिटर्मिनेंट बचेगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे, और इसके बाद तो हमें ये करना ही पड़ेगा। हाँ बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले में से 100 कॉमन होगा तो एक्स वाई और जेड कॉमन हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दूसरे में से 10 कॉमन हो जाएगा तो 5 4 और 3 सेम हो जाएंगे, और बस तीसरी यही बचने वाली है, और इसको फिर इसी तरीके से आगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए, तो ये हो गया प्रीवियस। जी हाँ बिल्कुल, आप कर लीजिए, सम प्रॉपर्टी से भी कर लें, कोई टेंशन नहीं, किसी से भी कर सकते हैं। समझ में आ गया सम प्रॉपर्टी का यूज़? ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर। बिल्कुल, x to the power n, y to the power n और z to the power n, x to the power n plus 2, y to the power n plus 2 और z to the power n plus 2। ये भी कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ है पहले कभी। y की पावर n plus 3 और z की पावर भी हो जाएगी n plus 3, और इक्वल टू में ये दिया हुआ है, इक्वल टू में दिया है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स, और 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। और इसमें कह रहा है कि देन हमको n की वैल्यू बतानी है कि n क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन में गिवन है 0, बी में 1, सी में 2, और डी में दिया हुआ है -1, या नन कर लेते हैं, चलो नन ऑफ दीज। तो अब देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक इसका प्रोसेस जो है वो काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे,
हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे x की पावर n यहाँ पर भी है, x की पावर n यहाँ पर भी है, x की पावर n यहाँ पर भी है। भाई इसको लिख सकते हो ना x की पावर n इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की पावर n तो कॉमन आ ही जाएगा। फिर y की पावर n कॉमन ले लिया, सेकेंड से थर्ड से ले लिया, और फिर उसको फिर जो है वो सॉल्व करेंगे। अपनी डिटर्मिनेंट याद होगी तुम्हें, इस टाइप की मैंने स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट में बताया हुआ था। लेकिन इस फर्स्ट मेथड से हमको सॉल्व नहीं करना, मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। आप चाहे तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करेंगे इसके बारे में। तो ये हो गया x की पावर n प्लस थ्री, वाई की पावर n, वाई की पावर n इंटू वाई स्क्वायर, वाई की पावर n इंटू वाई क्यूब, और यहाँ पर z की पावर n, z की पावर n इंटू जेड स्क्वायर, और z की पावर n इंटू जेड क्यूब। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है x की पावर n, y की पावर n और z की पावर n, ये पूरा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1x स्क्वायर एक्स क्यूब, 1y स्क्वायर और y क्यूब, 1z स्क्वायर और z क्यूब। ये सेम डिटर्मिनेंट डिस्कस हो चुका है पिछली क्लासेस में। और उसकी का यूज़ करके हम इसको पूरा आगे सॉल्व कर सकते हैं। फिर इससे कंपेयर करके देख लेंगे कि हमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स चाहिए, और 1/x, 1/y, 1/z चाहिए, तो n क्या होना चाहिए। लेकिन हमें इस मेथड से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। तो हमें सॉल्व क्या करना है, सेकेंड मेथड, जो कि एक लाइन का मेथड होगा, बहुत ईजी सा मेथड होगा। इसमें हमें क्या करना है, जो डिग्री है, डिग्री ऑफ LHS इक्वल टू डिग्री ऑफ RHS कर देना है। अब ये डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब ये है कि जब आप LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो कितने पावर की हमारे पास इक्वेशन बनने वाली है। ये कैसे पता चलेगा कि कितने पावर की इक्वेशन बनेगी, तो देखो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से आइडिया हो जाएगा। RHS में, अच्छा बताओ RHS की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री कितनी है, x माइनस वाई की डिग्री 1 है, y माइनस जेड की भी 1 है, z माइनस एक्स की भी 1 है, तो 1 1 1 ये तीन हो गई। और यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेंगे एक्स वाई जेड, तो इस पूरे की डिग्री कितनी हो जाएगी, हाँ -1, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड नीचे 3 पावर का आ जाएगा, और ऊपर एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स 2 पावर का बचेगा, तो यानी -1। तो एक -1 और एक +1 ये तो गया, तो इसका मतलब इसमें जो डिग्री है वो कितने की आ रही है, 2 डिग्री का हो रहा है। RHS जो है वो 2 डिग्री का है। LHS में जब भी कभी हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो ना, कि डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या होगी, तो हमें डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मतलब यहाँ पर x की पावर n आएगी, n+2 और n+3, यही तीन नंबर बार बार मल्टीप्लाई में आएंगे। तो डिग्री ऑफ LHS जो है वो क्या करना पड़ेगा, जो भी पावर वाले हैं उनको ऐड कर दीजिए, n, n+2 और n+3। और डिग्री ऑफ RHS तो अभी आपने बताया ही -2 है, तो 3n और 3 और 2 5 इक्वल टू -2, तो 3n इक्वल टू -3। नहीं, यहाँ पर कितना आ रहा है, n+2 और, अच्छा यहाँ पे +2 आई है डिग्री, तो ये हो गया +2 और -5, तो 2 -5, तो 3n की वैल्यू -3 हो गई, तो n की वैल्यू क्या आई है, -1। डिग्री ऑफ RHS जो आई है वो 2 आई है, ना कि -2। डिग्री ऑफ RHS की वैल्यू अभी हमने निकाली ना, 2 आई है। और LHS की डिग्री हमें क्या करना है, जो भी है किसी भी एक को, जैसे मान लीजिए अगर आप डायगोनल के चाहे पावर का प्लस कर दो या इनके कर दो, कोई टेंशन नहीं है, n+2 और n+3 इन तीनों को ऐड करना है बस। तो ये मेथड जो है वो बहुत इजी पड़ेगा और जल्दी आंसर दे देगा, तो हमें इसी मेथड का जो है वो यूज़ करना है। क्लियर। तो एक अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो फिर हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो फिर हम ऐसे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा इस टाइप का।
इसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी, सी और सी ऐसे करके दिया हुआ है। दूसरे में दिया हुआ है ए और ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पर भी ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पर भी बी, और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी, इस तरीके से हो जाएगा। और इक्वल टू क्या है अल्फा टाइम्स ए बी सी। देन हमको जो है वो वैल्यू बतानी है अल्फा की, कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ए ऑप्शन में है 1, बी ऑप्शन में है 2, सी में है 4 और डी में है नन ऑफ दीज। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब ये चूँकि हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो है नहीं कि हमको इस पूरे को सॉल्व करके और आंसर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो हम करेंगे कैसे इसको, तो करने का मेथड इसका ये होगा कि हम बिल्कुल भी कोशिश ना करें इसको एक्सपैंड करने की। एक्सपैंड हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक्सपैंड करेंगे या हम कोशिश करेंगे तो काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ए बी सी के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ए बी सी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला कि ए की वैल्यू या बी की वैल्यू या सी की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, या ऐसा नहीं बोला है कि अलग अलग होनी चाहिए, या ये नहीं बोला है कि ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो हम ए बी सी की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब कोई कहते भाई जीरो पुट कर दीजिए, तो जीरो नहीं पुट करेंगे। क्यों नहीं जीरो पुट करेंगे, कौन बताएगा कि जीरो नहीं पुट कर सकते हैं। जीरो इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ अपॉन में भी देखो है, ए बी सी ये तीनों अपॉन में भी है, तो अपॉन में तो जीरो हो नहीं सकता। हाँ बोलो। उससे वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ एक लाइन में आंसर निकालना है। और ए बी सी की वैल्यू कुछ भी अपनी तरफ से रखनी है, चाहे 1 रख दो, 2 रख दो, सेम रख दो, या ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 रख दो, बस जीरो मत रखो। जीरो क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अपॉन का केस हो रहा है, अपॉन में सी आ रहा है, अपॉन में ए आ रहा है, अपॉन में बी आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू हम क्या नहीं रख सकते, जीरो नहीं रख सकते। बाकी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 रख दो। या उसने ऐसा भी नहीं बोला है कि तीनों सेम नहीं होंगे, तो हम क्या करें, तीनों की वैल्यू सेम 1 1 1 पुट कर दे। तो हमें इस तरीके से करके जल्दी आंसर निकालना है। नहीं नहीं, यही तो इसकी खास बात है कि आप पहले 1 1 1 रख के देखें, फिर 1 2 3 रख के देखें, या 2 3 4 रख के देखें, या 2 2 2 रख के देखें। दोनों तरफ से ये सब कैंसिल होने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। आप चाहें तो इसको ज़रूर बाद में ट्राई करें। तो यहाँ पर देखो 1 और 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, 2/1, तो 2 आ जाएगा, 2 1 1, यही तो बनेगा ना यहाँ पे। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 2 1, और तीसरा क्या बन जाएगा, 1 1 और 2, और इक्वल में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू ए बी सी है तो 1 इंटू 1 इंटू 1। अब बस इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व कर लेना है और सीधे आंसर बता देना है इसका। तो ज़रा सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, इसको एक्सपेंड करो। चलिए चेक कर लेते हैं फिर। 6, यहाँ पर हमने पहले, वैसे तो हम इसको जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर दिया। 2 इंटू 4 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, और प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू अल्फ़ा। 4 माइनस 1 3, 3 टू ज़ा 6, और 2 माइनस 1 तो ये माइनस 1, और ये माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये आ रही है 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो आंसर जो है वो अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, 4। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो आप चाहे तो बाद में इसमें ए की वैल्यू 1 2 3 रख सकते हैं, 4 5 6 रख के चेक कर लें।
बार बार अल्फ़ा जो है वो 4 आएगा, और इससे ज़्यादा इजी किसी भी कैलकुलेशन में नहीं होने वाला। अगर आप सोचें कि इसको फैक्टराइज कर दें और उसके बाद सॉल्व कर लें तो उससे इजी हो जाएगा, नहीं, उन सब से बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप चेक करें, 1 2 3 रख के देखें, कोई टेंशन नहीं। आप इक्वल रखें, इक्वल ना। हम्म। चलो भाई अभी चेक कर लेते हैं फिर। ठीक है, रखो, ए की वैल्यू 1 रखो, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। अब लेकिन डिटर्मिनेंट एक्सपैंड जो है वो सही से करना, आंसर जो है वो सही आना चाहिए। 1 2 3 आप रख के देखें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। तो पहले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 अपॉन 3, यही तो आएगा। और सी और सी है तो यानी कि 3 और 3, पहले में ये आ जाएगा। दूसरे में क्या है, ए 1, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 अपॉन 1, और यहाँ पर भी 1। ठीक है, फिर तीसरे में है बी यानी कि 2, और यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 9 प्लस 9 प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर हो रही बात? और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब जरा सॉल्व करो यहाँ पे, 4 और 1 5/3, 3 3, 1 9 और 4 13, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2 2, और ये 5। करो, एक्सपेंड करो, और यहाँ पर है 6 टाइम्स अल्फ़ा। और आप चाहो तो इसको 0 1 बना सकते हो, या डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर दो, कोई टेंशन नहीं। करो एक बार जल्दी से। हमने क्या किया, पहले R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड अलोंग R1, तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड अलोंग R1, ये किया हुआ है। 5/3, 5/3 लिया तो 13 इंटू 5 65 माइनस 2, फिर माइनस 3 ले लिया, तो 3 के नीचे का और 3 के साइड के दोनों गायब हो गए, तो बचा 5 माइनस 2। ओके, और प्लस 3 ले लिया, तो 3 के नीचे और साइड के गायब हो गए, तो 2 माइनस 13 2 ज़ा 26। ओके, तो ये हो गया 5/3, और ये हो गया 63। 3 से कट कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, -3, और 5 माइनस 2 3, और ये 3 और ये -24 इक्वल टू 6 अल्फा। 21 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 माइनस 9 माइनस 72 इक्वल टू 6 अल्फा। तो 105 माइनस 9 और 2 11, और 7 और 1 8 इक्वल टू 6 अल्फा। 5 माइनस 1 4, और 10 माइनस 8 2, तो 6 अल्फा। अल्फा इक्वल टू 6 4 ज़ा 24। तो ये देखिए आ गया अल्फा इक्वल टू 4। तो अब बात समझ में आ गई कि अल्फा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि LHS RHS में कोई ऐसी वैल्यू ना रखें जिससे हमारे कोई प्रॉब्लम में फंसे, या जीरो हो रहा हो या अनडिफाइंड हो रहा हो, ऐसा ना हो। बाकी हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम छोटी वैल्यूज़ रखते हैं तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, और बड़ी वैल्यूज़ रखेंगे तो फंसेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, 1 0 -1 माइनस कुछ भी नहीं। C+A+B और इस टाइप का भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, और यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है, और इस टाइप का आपने एनसीईआरटी में भी किया होगा, ABCBCA और CAB। वहाँ पर बस APX BQI और CRZ करके प्रूव करना था 2 टाइम्स। यहाँ पर भी यही कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू बताइए क्या होगी। ए ऑप्शन में दिया है 1, बी में 2, सी में 4। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम ABC हम पूरा सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर सॉल्व करने बैठे तो पहले सम प्रॉपर्टी लगाएं, इन दोनों को पहले अलग अलग करें, फिर इन दोनों को अलग अलग करें, फिर इन दोनों करें, काफ़ी बड़े 8 डिटर्मिनेंट बनेंगे टोटल, और उनको सॉल्व करना थोड़ा सा बड़ा काम हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए एक लाइन में आंसर। अब ये तुम्हें सोचना है क्या हम यहाँ ए की ABC तीनों की वैल्यू क्या 1 1 1 पुट कर सकते हैं क्या। अगर कोई कहे कि भाई ABC 1 1 1 पुट कर दो, तो क्यों नहीं पुट कर सकते, बताओ रीज़न क्या होगा। नहीं, सब रो आइडेंटिकल हो जाएंगे ना, तो 0 = 0 प्रूफ हो जाएगा। तो फिर ये हम यहाँ पर नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखेंगे, ये नहीं कर सकते। तो अब हम क्या पुट करें, ए की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें, बी की वैल्यू 2 पुट कर दें, सी की वैल्यू 3 पुट कर दें, क्या ये पुट कर सकते हैं। तो बिल्कुल पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 पुट कर दो, 0 1 और 2 पुट कर दो, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2 पुट कर दो। बस कोई ऐसी वैल्यू मत पुट करो जिससे जो है LHS और RHS दोनों 0 हो जाए, और जैसे ही ये कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है। अब इसको मुझे सॉल्व नहीं करना है, ये आप सॉल्व करके ज़रूर बाद में देख लेंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अब ABC वाली पुट करने वाली वैल्यूज़ का आइडिया हो गया कि हमें क्या पुट करना चाहिए और क्या पुट नहीं करना चाहिए, वो क्वेश्चन देख के आइडिया हुआ। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा है। f(x) इक्वल टू गिवन है 1x और x+1, 2x, x इंटू एक्स माइनस 1, x+1 और इंटू एक्स, और तीसरे में गिवन है 3x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, x+1, x और x माइनस 1। देन हमको जो है वो वैल्यू बतानी है f(27) की, इसकी वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही दिए हुए हैं, एक में दिया है 27, बी में दिया है 28, सी में दिया है 29, और डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर आपने यहाँ पर 27 डायरेक्ट पुट कर दिया, कि अगर कोई सोचे कि भाई 27 चाहिए हमको, तो f(x) में x की जगह 27 पुट कर दो, तो ये काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले इसको थोड़ा सॉल्व करें, पहले आप देखें कि इनमें सब में कॉमन क्या है, तो वो कॉमन वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। तो बिल्कुल पहली सेकेंड वाली रो में x कॉमन है, और थर्ड वाली रो में भी x कॉमन है, तो ये तो x² बाहर आ जाएगा। फिर अगर आप कॉलम वाइज देखें, तो कॉलम में या रो में और भी कहीं कुछ कॉमन है क्या, तो बिल्कुल कॉमन है। देखो यहाँ पे x-1 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी x-1 है, और यहाँ भी x-1 है। और अगर आप और देखें तो आपको और चीज़ें दिखाई देंगी कि इस वाले में x+1 भी कॉमन है। तो अब बहुत सारी वैल्यूज़ हमारी कॉमन जो है वो मिलने वाली है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, पहले डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट नहीं करेंगे। क्या क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, x-1 भी कॉमन आया, और x+1 भी कॉमन।
एक्स स्क्वायर कॉमन आया क्योंकि एक्स 2 बार आया ना, तो पहले वाले में यहाँ पे 1 है, तो क्या चेंजेस हुआ यहाँ पर, यहाँ तो 1 आ जाएगा 1 और x और यहाँ पर 1, ऐसा कुछ बनेगा। सेकंड में 2 x माइनस 1 और ये तो पूरा ही कॉमन चला गया था तो 1 हो गया यहाँ पर, क्योंकि x भी कॉमन गया और x प्लस 1 भी गया। थर्ड वाले में क्या कॉमन होगा, x और x माइनस 1 गया तो 3 x माइनस 2 1। अब देखो जैसे ही 3 1 हमको मिल जाते हैं फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर फिर ज़ीरो लाना बहुत आसान होता है, क्योंकि 1 मिल जाए तो फिर ज़ीरो लाना तो बहुत इजी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़ीरो लेके आ जाते हैं, R2 माइनस R3 और R3 माइनस R1 और उसके बाद एक्सपेंड कर दें। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास हम क्या करेंगे, R2 में R2 माइनस R3 और R3 में R3 माइनस R1 कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ है वो क्या आ जाएगी, वैल्यू जो है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये तो कॉमन चल रहे थे बाहर। R1 में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है तो वो तो एज इट इज़ रहेगा। R2 माइनस R3 करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ 1 आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर रहा है ना, तो x माइनस 1 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट हो गया और प्लस 2, तो 2 माइनस 1 1 और यहाँ 0 हो गया। यहाँ पर R3 माइनस 1 तो 3 माइनस 1 2 हो गया। x माइनस 2 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस 2 बचा और 1 माइनस 1 0 हो गया। अब बस यहाँ पर देखो, अगर मैं कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर दूँ, एक्सपैंड अलोंग C3, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 के साथ ये माइनस ये, तो 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, और 0 इंटू सबका मल्टीप्लाई जब यहाँ पर हुआ तो क्या वैल्यू दे देगा, 0। तो यानी ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो 0 है, तो एफ ऑफ 27 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ 27 की वैल्यू क्या होगी, बोलो। एफ ऑफ 27 की वैल्यू भी 0 होगी, वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एफ ऑफ 100 भी अगर हमसे कोई पूछता है, एफ ऑफ 1000 भी हमसे कोई पूछता है, जब वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो चाहे कुछ भी एक्स की वैल्यू रखोगे वो हमेशा क्या दे देगा, 0। तो इसका मतलब ये डिपेंड करेगा ही नहीं इस पर, तो आंसर हमारा आ जाएगा बिल्कुल इजीली। कोई प्रॉब्लम इसमें, ओके। अब देखो एक टाइप के क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। जैसे मान लो कभी किसी ट्रायंगल का केस आ जाए कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये सारे शॉर्टकट हैं जो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कभी भी आ गया इन ट्रायंगल ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा, एक ट्रायंगल के 3 एंगल दिए हुए हैं और अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म में एक बड़ी सी इक्वेशन दी है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस गामा साइन गामा, तो आप उसमें क्या पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गामा की वैल्यू अपनी तरफ से आप पुट कर सकते हैं। आप तीनों को सेम पुट कर सकते हैं, क्या रख दोगे, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, या 30 60 90, 30 60 और 90 भी रख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में, या 45 45 और 90 रख दो। कुछ भी ऐसा पेयर बना लो जो ट्रायंगल में आपने देखा हो कभी, अगर उसमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया कि हम ये नहीं रख सकते तो, और कोई भी एक बड़ा सा क्वेश्चन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में होगा तो उसको हम छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा करके एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। और अगर हम उसी को सॉल्व करने बैठ गए तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर हम कोई वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे तो बहुत ही जल्दी आंसर हमारा मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट का शॉर्टकट ही यही है कि आपको जो है कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम कर लेनी है और पुट कर देनी है।
ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर बताओ। इन ट्रायंगल ABC, ABC are the angles of a triangle, then the determinant, और एक डिटर्मिनेंट दी हुई है, इसकी वैल्यू बतानी है। -1 cos C cos B, cos C -1 cos A, cos B cos A और -1, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। बिल्कुल सही है, आंसर 0 आएगा। क्या क्या पुट कर दी वैल्यू? बिल्कुल सही है। अल्फा 45, बीटा 45 और गामा जो है वो 90 पुट कर देंगे। कॉस का केस है तो वैसे भी 0 हो जाएगा, या तीनों की वैल्यू आप 60 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अल्फा बीटा गामा नहीं, इन्होंने ए बी सी दिया है, तो हम एंगल्स को ए बी सी ही बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आप तीनों की वैल्यू को 60 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। तो आंसर जो इस डिटर्मिनेंट डी का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 0। एक से दो लाइन में सीधे सीधे आप आंसर निकाल सकते हैं।
तो इसमें हम नहीं बोला उसने कि अल्फ़ा बीटा गामा या ए बी सी जो है वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो हम रख सकते हैं कुछ भी वैल्यू, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इक्वल रख सकते हैं, हम इक्वल ना भी रखें तो भी चलेगा। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इसको ज़रा आप सॉल्व करें। अल्फ़ा बीटा गामा आर रियल नंबर, देन हमको वैल्यू बतानी है 1 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस गामा, कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा, 1 कॉस बीटा माइनस गामा, कॉस गामा माइनस अल्फ़ा, कॉस गामा माइनस बीटा और 1। इसकी वैल्यू क्या होगी ये बता दो। अब इसने यहाँ पर ये भी नहीं बोला है कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल होंगे कि नहीं इक्वल होंगे। उसने कहा है कोई भी रियल नंबर ले लो, हो सकता है सारे इक्वल हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि सारे इक्वल हो जाए, या अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू अपनी तरफ से आप कंसीडर कर लें। ये भी नहीं बोला है कि इसके एंगल जो है वो ट्रायंगल के एंगल है। तो ये तो और बहुत सारा स्कोप इसने हमको दे दिया क्वेश्चन में। हाँ, तो देख के सीधे समझ में आ जाएगा कि आंसर 0 है। तो ये सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, पहले कभी ये पूछे गए हैं और इनके आंसर लगभग सभी के 0 आते थे। तो इसीलिए अब उन्होंने ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया है। अब लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें तो वैलिड हैं ही, ऐसा नहीं कि ये वैलिड नहीं है। ये आप बिल्कुल लगा सकते हैं और आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम अल्फ़ा, हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी। बिल्कुल सही है, गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन करके हमने मैट्रिक्स में सीखा था। यहाँ पर भी वही है, कुछ इक्वेशंस अगर सपोज करिए हमको गिवन है, तो यहाँ पर एक लिख लेते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए। ये भी जेई वालों का फेवरेट है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, और ये हम मैट्रिक्स में भी कर चुके हैं। तो अगर 3 लाइन्स हमको गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर ए वन बी वन और सी वन ले लेते हैं, और यहाँ पर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। ये 3 इक्वेशन दी हुई है, और कह रहा है एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल का आपको याद होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वहाँ भी बताया गया था। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 रख देनी है बस। जो डिटर्मिनेंट इससे बनेगा, आपको याद होगा मैट्रिक्स मेथड से एक डिटर्मिनेंट बनता था। जब इक्वेशन हमको गिवन रहती थी ना तीन तीन, तो उनसे एक डिटर्मिनेंट बनाते थे, और फिर उसका जो है वो हम इन्वर्स निकालते थे। तो जब भी कभी वो कहेगा कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो आप अपनी मेमोरी में आप फीड कर लेंगे, देन डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू हमें 0 करनी है। और डी क्या है, डी जो है वो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, जो कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमको रखने हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही। तो ये यहाँ पर जब आप डी की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, और ए थ्री बी थ्री और ये सी थ्री, और इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्या कर देनी है हमको, 0। तो ये भी जेई वालों का बहुत फेवरेट सा पार्ट है, बहुत बार पूछा जाता है ये, आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन मैं एक दे देता हूँ, सपोज
पी क्यू आर जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन और इक्वेशन में क्या कह रहा है, जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। p प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस क्यू प्लस बी इंटू वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ज़ीरो और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आर प्लस सी इंटू जेड इक्वल टू ज़ीरो हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। देन हमको जो है वो वैल्यू बतानी है ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन क्यू प्लस सी अपॉन आर, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए जीरो ऑप्शन में गिवन है, बी -1, सी 1 और डी नन। ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई करें। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है और ये मेथड लिखा हुआ है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनको बस डिटरमिनेंट में रखना है और जीरो कर देना है। तो आप एक बार ट्राई करें, देखें कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। तो हमने सबसे पहले देखा कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू ज़ीरो होती है। यहाँ लिख लेते हैं फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, और फिर ये डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर है p प्लस ए और ये b q प्लस b, ये p प्लस ए है, q प्लस b और b, और यहाँ पर c और r प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले अगर हम एक्सपैंड कर देते हैं तो भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको थोड़ा छोटा करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि R1 में अगर मैं R1 माइनस R2 कर दूँ और R2 में R2 माइनस R3 कर दूँ, या R3 में R3 माइनस R1, किसी में भी कर दें आप, R3 में R3 माइनस R1 कर दें, तो कम से कम दो तो ज़ीरो मिल जाएंगे हमको। देखो R1 में हमने चेंज किया है, तो P प्लस ए माइनस ए, R1 माइनस R2, P प्लस ए माइनस ए, बी माइनस क्यू माइनस बी और सी माइनस सी ज़ीरो। फिर R2 माइनस R3 करेंगे तो ए माइनस ए, क्यू प्लस बी माइनस बी और सी माइनस आर माइनस सी, ए बी और आर प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये बन गया हमारा p प्लस ए माइनस ए, तो p ज़ीरो और a, यहाँ पर b से b कट हो गया तो माइनस q, और b से b गया तो q और ये b, और थर्ड में क्या आ गया ज़ीरो, c से c गया तो माइनस आर और r प्लस सी। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं किसी के भी अलॉन्ग, या R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं। तो P ले लिया तो क्या बचेगा, क्यू बी प्लस क्यू सी माइनस बी आर, और माइनस ऑफ माइनस प्लस बी आर, माइनस क्यू इंटू जब करेंगे तो ये और ये नीचे के जाएंगे, तो ज़ीरो माइनस ऑफ माइनस ए आर, तो ये माइनस ए आर तो प्लस बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, पी क्यू बी प्लस पी क्यू सी प्लस पी बी आर माइनस ए क्यू आर इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें जो चाहिए वो हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, पी अपॉन ए अपॉन पी, बी अपॉन क्यू और सी अपॉन आर, और ये पी क्यू आर से डिवाइड है। यहाँ पर पी क्यू आर किसी में नहीं आ रहा, पी क्यू आर से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या। पी प्लस ए बी और सी, ए क्यू प्लस बी और सी, ए बी और आर प्लस सी,
R1 माइनस R2, तो P प्लस ए माइनस ए, तो P, अच्छा यहाँ पर P मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर हमने क्या किया, P किया ना, तो हाँ P क्यू B, और ये हो गया P ए माइनस ए और B माइनस क्यू माइनस B, तो माइनस क्यू बचा और C माइनस सी ज़ीरो, A माइनस ए ज़ीरो, Q प्लस B माइनस B, तो Q, और C माइनस R माइनस C, तो माइनस R, और A B और R प्लस C, तो P ले लिया, तो Q इंटू R, P को लिया बाहर, तो Q R प्लस Q C है, अच्छा यहाँ पर Q R है प्लस Q C है, ये क्या है Q R प्लस Q C, तो P Q R यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, Q R है तो P Q R, P Q R, तो Q R प्लस Q C माइनस ऑफ माइनस प्लस बी आर, और फिर सेकेंड को लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस Q ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, तो ये प्लस हो गया, तो प्लस Q, और जीरो माइनस ऑफ माइनस तो प्लस है, तो अब यहाँ पर पी क्यू आर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई पी क्यू आर, तो जैसे ही आप पी क्यू आर से डिवाइड करेंगे तो वन, पी क्यू कटेगा तो सी अपॉन आर, पी क्यू कटेगा तो बी अपॉन क्यू, और क्यू आर कटेगा तो ए अपॉन पी इक्वल टू ज़ीरो, तो ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन क्यू प्लस सी अपॉन आर, ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन क्यू प्लस सी अपॉन आर की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी का? तो जब भी कभी नॉन ट्रिवियल का केस आएगा तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, क्लियर हो गई बात? चलिए तो एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, ये भी नॉन ट्रिवियल का ही केस है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप जरूर ट्राई करें। ए बी सी आर द डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ए बी सी आर द डिस्टिंक्ट रियल नंबर if ax plus y plus z, ax plus y plus z equal to 0, x plus by plus z equal to 0, and x plus y plus cz equal to 0 have a non-trivial solution, then the value of, हमको जो वैल्यू है वो बतानी है, 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। -1 ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 1 है, सी में 0 है, और डी में नन ऑफ दीज। तो इस टाइप का केस मिलेगा। सेम मेथड है बिल्कुल, डिटर्मिनेंट निकालना है और डिटर्मिनेंट को 0 कर देना है। बस अब यहाँ पर एक खास बात क्या हो गई कि यहाँ पर हमको ये डिटर्मिनेंट बनानी पड़ेगी। जैसे अभी तक क्या था कि उसको पूरा का पूरा एक्सपेंड कर दिया था, इसमें क्या है, ये डिटर्मिनेंट हमको बनानी पड़ेगी और उसके बाद सॉल्व होके
तब आंसर आएगा हमारा। ठीक है ना। जैसे आप अभी तक ऊपर हमने एक्सपेंड कर दिया था, यहाँ पर हमको 1 माइनस ए, 1 माइनस बी और 1 माइनस सी ये सब हमको बनाना पड़ेगा। तो 1 माइनस ए पता ही है कैसे बनेगा, किसी कॉलम से। जैसे अगर आप डिटर्मिनेंट देखेंगे तो ए 1 1 आएगा, 1 बी 1 आएगा, 1 1 सी आएगा। तो आप 1 माइनस ए बना लीजिए, 1 माइनस बी बना लीजिए और 1 माइनस सी बना लीजिए। और फिर उसके बाद जो है एक्सपेंड करेंगे आप, तब जाके ये सॉल्व होगा। बात क्लियर हो रही है कैसे करना है? क्योंकि डायरेक्ट अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें जो चाहिए वो हमको बना के लाना पड़ेगा। तो अब आपको मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो जैसे ए 1 1 है, 1 बी 1 है और 1 1 सी और इक्वल टू में 0 लेके चलोगे तो डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे। तो एक काम ये भी कर सकते हो कि भाई इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, फिर इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लो और देख लो यहाँ से कुछ अगर वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हो। और या फिर सीधी बात ये है कि हम इसको जो है कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करें कि 1 माइनस ए बन जाए। R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3 कर लो, और या R3 में R3 माइनस R1 कर दो। तो ये बन जाएगा a माइनस 1 1 माइनस बी और ये 0। ये बन जाएगा 1 माइनस 1 0, ये b माइनस 1 और ये 1 माइनस सी और ये 1 1 और c। ये बन गया हमारा। अब लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 1 माइनस ए चाहिए, 1 माइनस डी का फॉर्म होना चाहिए और 1 माइनस सी ही होने चाहिए। तो जहाँ पर भी आपको उल्टा पुल्टा दिख रहा है वहाँ माइनस पहले ही कॉमन ले लो। जैसे 1 माइनस ए चाहिए, यहाँ ए माइनस 1 दिख रहा है तो हमने पहले ही माइनस कॉमन करके इसको 1 माइनस ए कर दिया। ये 1 माइनस बी बना बनाया, ये 0 हो गया। ये 0 यहाँ माइनस, तो ये 1 माइनस बी। ये 1 माइनस सी बना बनाया है, ये 1 1 और ये सी। और बस अब इसको क्या करना है, हमको एक्सपेंड कर देना। और एक्सपेंड करने के बाद क्या हो जाएगा देखो, माइनस ऑफ 1 माइनस है और मल्टीप्लाई में ये माइनस ये होगा। तो माइनस ऑफ सी इंटू 1 माइनस बी और माइनस ऑफ 1 माइनस सी। फिर दूसरे में माइनस ऑफ 1 माइनस बी से जब करोगे तो ये और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इंटू 1 माइनस सी इक्वल टू 0। किसी न किसी का मल्टीप्लाई बस मत कर देना। तो ये 1 माइनस ए हो गया, सी हो गया, 1 माइनस बी हो गया, प्लस 1 माइनस ए और 1 माइनस सी हो गया, और ये भी प्लस 1 माइनस बी और 1 माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, 1 माइनस बी और 1 माइनस सी से। और जैसे ही 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी से डिवाइड करोगे तो c अपॉन 1 माइनस सी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी और 1 अपॉन 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा। बट हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए था, 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी और 1 के अपॉन में ही 1 माइनस सी होना चाहिए था। तो ये दोनों तो बन गए, बट यहाँ पर c आ रहा है, इस c की जगह यहाँ पे 1 आना चाहिए था, ये c नहीं आना चाहिए था। तो 1 कैसे आएगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड। जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी, 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस ए इक्वल टू 1 प्लस 0। और जैसे ही 1 माइनस सी एलसीएम लोगे तो 1 माइनस सी प्लस सी कट हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस ए 1। तो क्या बन गया, 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 1। तो अब बात क्लियर हो गई कैसे करना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं होमवर्क में, ठीक है। इसको भी आप जरूर ट्राई करें। a not equal to p if a not equal to p, b not equal to q और c not equal to r, and
पी बी सी ए क्यू सी और ए बी और आर इक्वल टू 0 ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी अपॉन पी माइनस ए, क्यू अपॉन क्यू माइनस बी प्लस आर अपॉन आर माइनस सी। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, सेम मेथड से करेंगे, बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है जैसे अभी अपने ऊपर किया हुआ है। क्या बनाना पड़ेगा, p माइनस ए क्यू माइनस बी और r माइनस सी बनाना है। इसका आंसर बस केवल बता देता हूँ मैं आपको, आंसर इसका आएगा 2। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर अगले टर्म पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके चलिए तो फिर मिलते हैं अगले टर्म पर, आज यहीं तक करते हैं।